Hey, good morning students. How are you? I hope you are safe at your home. So today we'll start the geography 5th chapter, industries. In this chapter we discuss about the industries, what is industries, classification of industries and factor affecting टू द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। मीन्स कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को लोकेट करने में प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंडस्ट्रीज़, कि इंडस्ट्रीज़ होती क्या है। ओके, कि इंडस्ट्रीज़ है क्या। इंडस्ट्री की डेफिनेशंस मैंने लिख दी है, देखो। इट इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। ओके, हुज एम टू प्रोड्यूस, जिसका एम क्या है, प्रोड्यूस करना, प्रोडक्ट बनाना, एक्सट्रैक्ट और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। भी प्रोडक्ट बनाना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और फिर गुड्स को और सर्विसेज को सप्लाई करना, ये होता है इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। आगे हम देख लेते हैं अभी ऑन द बेसिस, इंडस्ट्री को हम आगे डिस्कस करने से पहले हम वर्क को देख लेते हैं कि कितने टाइप्स में डिवाइड होता है या कितने सेक्टर्स होते हैं। हम सेक्टर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अभी। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो देख लेते हैं तीनों को भी क्या है। देखो, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाएंगी, फिशिंग आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, डायरी फार्मिंग आ जाएगा। ये सब एक्टिविटी किस में आ जाएंगे, आपके प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगी स्टूडेंट्स। ओके, और प्राइमरी सेक्टर को हम रॉ मटेरियल सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक सेक्टर होता है और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है। इम्पोर्टेंट तो तीनों सेक्टर हैं, बट प्राइमरी सेक्टर इज़ द इनिशियल सेक्टर एंड प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज। ओके, सेकेंड में देख लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएंगे भाई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ जाएंगी, आपकी इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इन यूजफुल गुड्स के अंदर। ओके, कि जो रॉ मटेरियल है उसको हम यूज़फुल प्रोडक्ट में, यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज करो जैसे कॉटन है, कॉटन किसका एग्जांपल है अभी, प्राइमरी सेक्टर का है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर कॉटन को हम डायरेक्ट वियर नहीं कर सकते, तो इससे पहले थ्रेड बनेगा, वीव किया जाएगा, फिर क्लॉथ बनेगा। ठीक है, फैक्ट्री में उसको थ्रेडिंग होगी, वीविंग होगी, स्पिटिंग होगी, स्टिचिंग होगी और टेलर मास्टर उसको स्टिच करेगा, या फिर इंडस्ट्री में उसको मशीन उसको बनाएंगी, देन यू वियर इट, तभी आप उसको पहनोगे। तो क्या होता है भी, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन यूनिट होती है और यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस होती हैं, कुछ केमिकल कंपोजिशंस होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर कुछ फिनिशिंग लाई जाती है। ओके, तो सेकेंडरी सेक्टर भी भैया एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। क्लियर, आगे देख लेते हैं अभी टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, टीचिंग, डॉक्टर्स, सो मैनी सर्विसेज आर इंक्लूडिंग इन दिस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर नाउ अ डेज बिकेम मोर इम्पोर्टेंट सेक्टर बिकॉज एवरी पर्सन वांट्स टू गोइंग टू सर्विस सेक्टर। हर कोई ये चाहता है कि मैं एक सर्विस सेक्टर में जाऊँ। ओके, और ये सर्विस सेक्टर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, डे बाय डे वास्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्लियर, तो स्टूडेंट्स ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसके बाद आ जाता है, देखो भी, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री को हम क्लासीफाइड करते हैं या इंडस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। क्लियर, बट यहाँ पे हम इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं, पहला पॉइंट है भी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के हिसाब से भी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, कि भी ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो रॉ मटेरियल के बेस पे चलती हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं अभी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं अभी, जो इंडस्ट्री बेस्ड होती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। ठीक है, जो बेस्ड होती हैं उनको हम बोलेंगे भाई
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आप देख लीजिए भाई, कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, शुगर इंडस्ट्रीज़ है, ये सारी की सारी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। मींस इनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से मिलता है और एग्रीकल्चर पे ही ये टोटली डिपेंड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे देखिए भी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ये मिनरल्स पे बेस्ड होती हैं, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। आयरन पे, स्टील पे, एलुमिनियम पे, ठीक है, एयरक्राफ्ट, हैवी इंजीनियरिंग जो मिनरल पे बेस्ड होती हैं, ये होंगी भाई मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। क्लियर। नेक्स्ट है भाई हमारा मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मरीन बेस्ड मींस जो प्रोडक्ट हमें ओशियन से मिलते हैं, सीज से मिलते हैं, और वो इंडस्ट्रीज़ उन पे डिपेंड होती हैं, दैट इज़ अ मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या आ जाता है स्टूडेंट आपका, जैसे सी फूड है या फिश ऑयल होता है, दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर नोन एज मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं स्टूडेंट्स। आगे देखिए अभी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यू नो वेरी वेल, फॉरेस्ट पे भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं। अभी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके लिए रॉ मटेरियल हमें फॉरेस्ट से मिलता है, या फिर जिनके लिए जो रॉ मटेरियल है सप्लाई होती है वो फॉरेस्ट से होती है, जैसे फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, सो मैनी इंडस्ट्रीज़ दे आर इन द आवर सोसाइटी। ओके, तो ये होगी भाई फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। आगे देख लीजिए भी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, साइज़ के बेसिस पे भी हम इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं अभी, यहाँ पे स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं अभी, इसमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं और ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसे इसमें लगे होते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ये क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। समझ में आया। मींस इसमें लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। कैपिटल भी इसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। तो ये होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आगे हो गया भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है कि भी लार्ज स्केल से थोड़ा छोटी होती है, इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वो कम होते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी कम होती है, ठीक है। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे भी आपका, देखो फ्लोर मिल हो गया, राइस मिल हो गए, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आ जाएंगी। इसके बाद आता है भी कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ की नंबरिंग कम होती है, ज़्यादा कैपिटल की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और भी जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट होते हैं, स्मॉल प्रोडक्ट होते हैं, वो इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं, जैसे आइवोरी हो गया, स्टोन, ब्रास, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद आता है अभी स्टूडेंट्स आपका टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आएगा अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, दोज इंडस्ट्री ओन्ड बाय दी 1 पर्सन और 2 पर्सन और ग्रुप ऑफ सम पीपल। मीन्स या तो किसी एक सिंगल पर्सन की होगी, या 1 और 2 पर्सन की होगी, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की होगी, ऐसी इंडस्ट्री। दिस टाइप इंडस्ट्री इज़ नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे कोई स्कूल ही लगा लो, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, टैगोर पब्लिक स्कूल, सो मैनी स्कूल इज़ देयर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, टाटा इन्फोसिस हो गया,
काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइवेट पर्सन के अंडर में होती हैं। तो दिस टाइप इंडस्ट्री इज़ नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है अभी आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है अभी? दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जिनकी ओनर कौन होती है? स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो इनके ओनर होते हैं। ठीक है, जैसे सेल को आप ले लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये क्या होती हैं भी? ये गवर्नमेंट की होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इनको रन कर रही होती है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री क्या होंगी भी? गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ होंगी। नेक्स्ट आता है भी ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर रन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, मीन्स जो दोनों मिलके चलाती हैं। ज्वाइंट वेंचर मीन्स प्राइवेट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की भी पार्टिसिपेशन होती है। तो दिस टाइप इंडस्ट्री इज नोन एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो भाई ऐसा कौन सी हो सकती हैं? जैसे मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी देखिए भाई, इंडियन गवर्नमेंट की भी इसमें पार्टिसिपेशन है और जापान की एक प्राइवेट कंपनी है। जापान की एक प्राइवेट कंपनी है, दोनों मिलके यहाँ पे चला रही हैं। क्लियर? आगे देखिए भी, नेक्स्ट होता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है भी? ये भी ओन्ड और ऑपरेटर होती हैं एज वेल एज प्रोड्यूसर एज वेल एज रॉ मटेरियल प्रोवाइडर भी। एक तो प्रोड्यूसर्स होता है और एक दूसरा कौन होता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे अमूल का। अमूल गुजरात के अंदर है भी, ये मिल्क प्लांट है एक अमूल आनंद महिंद्रा। ठीक है, यूनियन मिल्क आनंद महिंद्रा यूनियन लिमिटेड। ओके, इसकी एक टैग लाइन भी है, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओके, आपने सुनी भी होगी ये टैग लाइन या पंच लाइन, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओके, इसमें क्या होता है भी? एक तो प्रोड्यूसर्स हैं और जो वहाँ के फार्मर हैं, उन दोनों की पार्टिसिपेशन होती है। और जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी इनके गुड्स होती हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, वो जितने भी सेल होने के बाद जितना बेनिफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाती हैं प्रोड्यूसर्स के बीच में और फार्मर के बीच में। ये डिसाइड होता है कि कितना मिलेगा, कितना फार्मर का होगा और कितना प्रोड्यूसर्स का होगा। तो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ नोन एज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। इसके बाद आता है वे स्टूडेंट्स फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं कि भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए कौन से फैक्टर होते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भी लैंड। अगर आप कोई इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की है, कोऑपरेटिव सेक्टर की है, ज्वाइंट सेक्टर की है, तो आपको सबसे पहले तो लैंड चाहिए। विदाउट लैंड आप इंडस्ट्रीज सेटअप ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो लैंड एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है भी। और लैंड भी कैसी होनी चाहिए भाई? ये ना हो कि आप किसी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर कोई इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर रहे हो तो वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहला फैक्टर है कि लैंड आपको अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और वो भी चलो अनदर फैक्टर हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया भी लैंड। नेक्स्ट देखिए भी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, और ये होना चाहिए कि ये भी आपने देख लेना चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रीज़ आप सेटअप कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है या नहीं। सपोज करो आप कॉटन इंडस्ट्री लगा रहे हो आप अपने हरियाणा के अंदर या किसी कुरुक्षेत्र के नियर अबाउट, कैथल के नियर अबाउट, पेहवा के नियर अबाउट। ओके, यहाँ पे आप कॉटन इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, बट कॉटन की प्रोडक्शन यहाँ पे कम है क्योंकि हमारे जो फार्मर हैं इस यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस करते ही नहीं है। मैक्सिमम कॉटन कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ब्लैक सोयल है, वहाँ पे सूटेबल सोयल है।
ओके। तो दैट मीन्स रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि भी आप फैक्ट्री यहाँ पे लगा रहे हो, रॉ मटेरियल आपको किसी अनदर स्टेट से लेना पड़ रहा है, तो क्या होगा बेनिफिट होने की बजाय आपको लॉस हो जाएगा। ओके भाई, आप इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगा ली, रॉ मटेरियल किसी अनदर स्टेट से लेके आ रहे हो, तो फ़ायदा होने के बजाय आपको लॉस हो जाएगा और आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। ओके, अपना पैसा आप वैसे ही वेस्ट कर दोगे। सो रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल होना चाहिए नियर बाय प्लेसेस में। ओके, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं भाई, मैक्सिमम कहाँ पे सेटअप हैं? झारखंड में हैं, बिहार में हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो आयरन है या फिर आयरन माइंस हैं, कोल माइंस हैं, वहीं पे हैं, उनको ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। क्लियर? तो रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके, अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज़। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पावर सप्लाई। यस, जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो वहाँ पे पावर सप्लाई भी इजी होनी चाहिए और आपको चीप रेट पे मिलनी भी चाहिए। ये ना हो कि पावर भी आपको प्रॉपर नहीं मिल रही हो, आपकी मशीन्स रन नहीं हो रही हो, और जो भी मिल रही है वो भी पर यूनिट आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है, कॉस्टली पड़ रही है, तो भी आपके लिए घाटे का सौदा होगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए अभी लेबर। यस, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप देख लीजिए, जब आपको इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और लेबर कैसी? आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, और जो एचआर के लिए, आपको एचआर डिपार्टमेंट के लिए भी पढ़े लिखे लोग भी चाहिए। स्किल्ड कौन होते हैं भी? जो किसी मशीन्स को ऑपरेट करने में वेरी एक्सपर्ट हैं, वो पर्सन भी आपको चाहिए। और जो अनदर वर्क के लिए, मैनुअल वर्क के लिए, तो अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्टाफ भी चाहिए, ठीक है, एचआर स्टाफ या ऑफिस स्टाफ, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और लेबर भी आपको ऐसी प्लेस पे आपने इंडस्ट्रीज़ लगानी है जहाँ पे लेबर आपको बिल्कुल चीप रेट पे अवेलेबल हो जाए। ये नहीं हो कि भी हाँ लेबर आपने यहाँ पे सेटअप कर ली और लेबर किसी अनदर स्टेट से आप लेके आ रहे हो, तो वो भी आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा, वो भी आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ठीक है, लेबर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होती है अभी कैपिटल। कैपिटल मीन्स मनी, पैसा, ठीक है, ये भी आपके पास होने चाहिए। अभी कैपिटल 2 टाइम्स की होती है। अभी एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे इंडस्ट्रीज़ में कोई, जैसे मशीन्स होगी, बिल्डिंग्स होगी, जो आपने एक बार सेटअप कर दिया और काफ़ी टाइम तक आपको उनको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो दैट इज भी एक बार आपने मनी लगा दी, फिक्स्ड कैपिटल होगी। एक होती है अभी इन्वेंट्री कैपिटल। इन्वेंट्री कैपिटल, इसमें क्या होता है कि भाई आपको टाइम टू टाइम मनी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, ठीक है, या कोई मशीन का कोई पार्ट ख़राब हो गया है उसको परचेज़ करने के लिए, लेबर की सैलरी देने के लिए, और अनदर पेमेंट करने के लिए, जो आपको साथ में पेमेंट चाहिए, पैसे चाहिए, दैट इज़ अ इन्वेंट्री कैपिटल। क्लियर? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। भी विदाउट कैपिटल यू कैन नॉट इमेजिन टू सेटअप एनी इंडस्ट्रीज। बिना पैसे के आप कोई इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं कर सकते। सो ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बड़ा नेसेसरी फैक्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए भी वाटर सप्लाई। यस, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको वाटर सप्लाई भी ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ यू नो वेरी वेल कहाँ पे होती हैं? बैंक ऑफ द रिवर, किसी नदी के किनारे पे होती हैं, और वहाँ पे वाटर की सप्लाई प्रॉपरली होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो मशीन्स चलेंगी उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए भी क्लाइमेट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी जहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो क्लाइमेट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लाइमेट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए भी, अगर आपने किसी ऐसे क्लाइमेट में इंडस्ट्रीज़ सेटअप कर ली है जहाँ का क्लाइमेट वेरी हार्श है, दैट मीन्स या तो वहाँ पे टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हाई है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो आपके जो वर्कर्स हैं उस ऐसे टेम्परेचर में काम नहीं कर पाएंगे, और ना ही बिल्कुल लो टेम्परेचर में। सो क्लाइमेट भी आपको कैसा होना चाहिए? मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग, देखो सीज़न, अकॉर्डिंग टू सीज़न
वेरिएबिलिटी आती रहती है। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में देख लीजिए आप, विंटर सेशन में ठंड बढ़ जाती है, समर सेशन में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो ऐसा तो चल जाता है। ये नहीं हो कि भाई हाँ पूरे 12 के 12 महीने आप बिल्कुल ठंड में रहोगे, कोल्ड क्लाइमेट में रहोगे, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो क्लाइमेट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए भी गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी क्या है कि भाई चलो पहले तो अगर हम बात करें ना 1991 से पहले की, कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना बड़ा मुश्किल था, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट उनको परमिशन ही नहीं देती थी, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी, काफ़ी सारे बैरियर्स होते थे। तो 1991 में कुछ रिफॉर्म्स हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, और जो लाइसेंस पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा लिबरेट कर दिया गया, उसको थोड़ा सा ईजी कर दिया गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी देख लेनी चाहिए कि आप जो भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग या कुछ एथिकल्स वैल्यू रूल्स हैं, आप वो फुलफ़िल करते हो। ठीक है, ये गवर्नमेंट्स के जो टर्म्स एंड नॉर्म्स हैं आप उनको फुलफ़िल करते हो, तब आप इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमने फैक्टर भी डिस्कस कर लिए। बाकी का जो चैप्टर है भाई वो हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रीजन है कि भाई कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ सेटअप हैं। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।